अंजलि तिलमिला उठी। परिस्थिति ने उसे कठोर या असहिष्णु बना दिया था। बड़ी भाभी की तीखी बातें नस्तर सी चुप हो रही थी। कैसे इतनी कड़वी बातें कह जाते हैं वे लोग, वह भी सोम के सामने। उनकी तीखी कड़वी बातों का सोम के बालमन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, वे ये जरा भी नहीं सोचती। क्यों सोचेंगी वे, जब माँ होकर वे अपनी नन्ही सी संतान की भलाई बुराई समझ ही नहीं पाई। भला उन्हें क्या गरज है, सारा कसूर उसका ही है। घर परिवार, भैया भाभी, यहाँ तक कि माँ भी उसे ही दोषी करार देती हैं। सोने की गृहस्थी तोड़ने की जिम्मेदार उसे ही ठहराया जाता है। घर टूटा उसका भी, जिसे सभी ने देखा, और दिल हृदय पर चोट लगी उस पर किसी की नज़र नहीं गई। बेटी, मर्द को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़ कर आने से तुम्हारा जीवन कैसे पार लगेगा। माँ के समझाने पर अंजलि बिफर उठी थी। माँ, किस मर्द की बात करती हो? उसकी जो बात बात पर अकड़ता है, अपनी माँ बहन के इशारे पर नाचता है, या फिर उसकी जो शादीशुदा एक बच्चे का पिता होते हुए भी? छी! आगे के शब्द आंसुओं में डूब गए। अंजलि, होश से काम लो, अब तुम अकेली नहीं हो। एक नन्ही सी जान है तुम्हारे साथ। माँ ने धीरे से कहा। इसी नन्ही सी जान की खातिर ही अपनी जान नहीं दी मैंने, नहीं तो किसी कुएं तालाब में कूद जाती। ना बेटी, ऐसी अशुभ बातें मुँह से मत निकालो। मातृ हृदय पिघल उठा। तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम लोगों की उलाहने नहीं सुनती। मेरे लिए इधर कुआं उधर खाई है। अंजलि रोती जाती, बीच बीच में अपनी वेदना माँ के आंचल में डालती जाती। अभी भी बड़ी भाभी की जबान कैंची की तरह चल रही है। दोनों में से एक कम हो, या उस मृतदेह की आवभगत की जाए, या फिर कोर्ट में केस लड़ा जाए। सच में दोनों बातें एक साथ संभव है नहीं लगती। उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ और इधर हंस हंस कर पकवान खिलाओ। छोटी भाभी भला कब पीछे रहने वाली थी? वो तो एक कप चाय और 2 सूखे बिस्कुट को पकवान कहा जाता है। परिस्थिति ने अंजलि को मुंहफट बना दिया था। खिलाओ पकवान, कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत है? एक ओर गालियाँ देती हो दुनिया जहान से, उसकी बुराई करते नहीं थकती, और दूसरी ओर उसको एंटरटेन करती हो। दुनिया क्या समझेगी? बड़ी भाभी छोटी भाभी एक बार शुरू हो जाती हैं तो उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है। उसका कसूर यही था कि शिष्टाचारवश अपने पति अनिरुद्ध को 1 कप चाय बनाकर दिया था, साथ में 2 बिस्कुट भी। अनिरुद्ध उससे का कोर्ट तलाक का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के आदेश से वह महीने में 1 बार अपने 4 वर्षीय बेटे से मिलने आता है, उसे घुमाता फिराता और तय समय पर वापस पहुंचा जाता है। वैसे भी दुखी हृदय, कमजोर काया, दुर्लभ पक्ष लेकर कब तक बहस की जा सकती है। अंजलि रोने लगी। हैरान परेशान सोम कभी बिलखती माँ को देखता, कभी रणचंडिका बनी मामी को देखता। वह किसका पक्ष ले, झगड़ा अक्सर उसे ही लेकर होता है। इस तथ्य को वह समझने लगा है, लेकिन क्यों इसे समझ नहीं पाता। इस घर में और भी बच्चे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं उसी की तरह, लेकिन किसी को लेकर ऐसी लड़ाई नहीं होती। हाय तौबा, किसी की मम्मी उसकी मम्मी की तरह नहीं बिसुरती रहती। मामियाँ रेशमी साड़ियों में बन संवरकर अपने पति बच्चों के साथ सैर सपाटे पर जाती हैं, हंसती खिलखिलाती। एक उसकी मम्मी है, बदरंग कपड़ों, सूखे होठ, उलझे बाल, किचन में रहेंगी या पीछे बालकनी में उदास खड़ी आंखें पोंछती रहेंगी। 30 वर्ष की युवावस्था में 60 वर्ष की गंभीरता ओढ़े मम्मी नानी के पास बैठेंगी। उनकी खुसुर फुसुर सोम के समझ में नहीं आती। कुछ रोने धोने की ही बात होगी तभी मम्मी का गला रूंधा रहता है, आवाज़ फंसी फंसी निकलती है। नानी भी एक ही टॉपिक से उभी हुई प्रतीत होती हैं। सोम को झिझक होती है। जा बाहर खेल, जब देखो माँ से चिपका रहता है। कहाँ जाएगा माँ, इसे कोई साथ नहीं खेलता। मम्मी तुनक जाती, ढंग से खेलेगा सभी खिलाएंगे। नानी उकताई हुई सी बोली, माँ तुम क्यों नहीं समझती, बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बिना कारण सोम से झगड़ते हैं, मारते व चिढ़ाते हैं। अंजलि का दबा आक्रोश मुखर गया। नानी चुप रही। अंजलि का बात बात पर उत्तेजित हो जाना उन्हें नागवार गुजरता है, क्योंकि घर में तेज तर्रार बहुएं हैं। माँ बेटी का यूँ बात करना दोनों भाभियों को जरा भी नहीं सुहाता। आज हमारी खैर नहीं, छोटी खूब लगाई बुझाई हो रही है। होने दो दीदी, हम नहीं डरते इनसे, किसी से। अपने पति की कमाई खाती हैं, कोई आंखें उठाकर देखे तो सही नोच लूँगी। बहुओं के ताने तीसरे से माँ घबरा जाती थी। मन ही मन उसे घड़ी को कोसती जब अंजलि हाथ में अटैची और गोद में 10 माह का बच्चा लिए उसकी देहरी पर आई थी। 5 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से बिटिया का विवाह किया था। दोनों भाइयों से छोटी, सबकी लाडली, पिता थे नहीं। उनकी जगह दोनों भाइयों ने अंजलि को पूर्ण संरक्षण दिया। दोनों भाभियों की प्यार दुलार की वर्षा करते नहीं थकती थीं। आज वही भाभियाँ तलवार की धार बनी उस पर हर घड़ी वार करने के लिए बेचैन रहती हैं। शायद
बदली हुई स्थिति के कारण। रहीमन चुप हो बैठी, ये देखन दिन के फेर। आज सोम को कोर्ट के निर्देशानुसार अपने पापा के पास 8 घंटे के लिए जाना था। वह उतावला हो रहा था। जल्दी मम्मी जल्दी। आदर विक्षिप्त सी अंजलि गिरते गिरते बची। ओह, चप्पल टूट गए। इसे भी अभी ही धोखा देना था। 2 कदम चलना दूभर हो गया। पुरानी घिसी हुई चप्पल। वह लाचार इधर उधर देखने लगी। मम्मी जल्दी चलो, पापा आ गए होंगे। उनकी मनोस्थिति से अनजान सोम की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। मैं क्या करूं, तेरी जान को रोऊं? जब देखो सिर पर सवार रहता है, 2 मिनट की चैन नहीं। कभी यह तो कभी वह। महीने भर में खटती पीटती रहती हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। मेरे तेरे पापा को क्या, महीने में 1 दिन लाड़ चलाओ लगाना रहता है और तू उन्हीं का माला जपता रहता है। सबकी नज़रों में मैं खटकती हूँ। अब इस चप्पल को भी कब का बैठ था मुझे। अभी इसे ही टूटना था। मुझसे चला नहीं जाता। अंजलि बिफर उठी थी। सोम सहम गया। उसने माँ की पाँव की ओर देखा। सच्ची मम्मी इन टूटी चप्पलों में कैसे चलेंगी? चप्पल मम्मी के गोरे पैरों का सहारा भर थी, वरना यह कब की घिस चुकी थी। बदरंग पुरानी सोम की आंखों के समक्ष मामियों की ऊंची एड़ी की मॉडर्न चमचमाती जूतियों का जोड़ा घूम गया। कितनी जोड़ी होंगी उनके पास, जब ये उन्हें धारण कर खड़खड़ाती चलती हैं। कितनी स्मार्ट लगती हैं, किसी फिल्म तारिका जैसी। और उसकी मम्मी घर बाहर यही एक जोड़ी चप्पल, और आज वह भी टूट गया। सोम उदास हो गया। उसका बाल सुलभ मन इन विसंगतियों को समझ नहीं सका। अंजलि किसी प्रकार अपना पैर संभाल संभाल मंजिल तक पहुंची। सामने खड़े अनिरुद्ध उसे एकटक देख रहे थे। नजरें मिलते ही उन्होंने आंखें झुका ली। कितनी स्मार्ट लग रहे हैं अनिरुद्ध। लगता है नया सूट सिलवाया है। रॉयल ब्लू पर लाल टाई। कार भी नई खरीदी है। अरे वाह, क्षण भर के लिए ही सही उसकी आंखें चमक उठी। सोम पापा को देखते ही दौड़ पड़ा। बाय मम्मी, बाय। पापा, नई गाड़ी किसकी है? पापा को पाकर सोम सारे जग को भूल जाता है। शायद माँ को भी। तुम्हारी है। तुम्हें कार की सवारी पसंद है ना? सच्ची? मेरे लिए मेरी है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले सप्ताह वह मामा के कार में ताक झाँक कर रहा था। उसे मामा के बेटे ने हाथ पकड़कर ढकेल दिया था। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। सोम का मन कार से निकलने का नहीं कर रहा था। मामा का बेटा उसे परास्त करने का तरीका सोच ही रहा था। उसी समय बड़ी मामी सजी धजी कहीं जाने के लिए निकली। सोम को कार में ढिठाई करते देख सुलग पड़ी थी। पहले घर अब कार, सब में इसको हिस्सा चाहिए। इन माँ बेटा ने जीना दूहर कर दिया है। सांप का बेटा सपोला। मामी का कटुकुतियाँ वह समझ नहीं पाया, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि इस खूबसूरत कार पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसे उसकी मम्मी, उसके पापा से कोई प्यार नहीं करता। उसने कार से उतरने में ही अपनी भलाई समझी। अभी जाकर मम्मी से सबकी शिकायत करता हूँ। लेकिन मम्मी हैं कहाँ? वह रसोई में शाम की पार्टी की तैयारी में जुटी थी। बड़े मामा का प्रमोशन हुआ था और उनके शादी की सालगिरह भी थी। सभी व्यस्त थे। खरीदारी, घर की सजावट, रंगो रोगन में। फालतू तो वह और उसकी मम्मी। वह मम्मी के पास जा पहुंचा। आग की लपटों में मम्मी का गोरा रंग तबाही हो रहा था। वह एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलकान हो रही थी। इस स्थिति में उन्हें परेशान करना सही नहीं। मम्मी, एक ले लूं? लाल सुर्ख कचौड़ी की खुशबू उसे सदैव आकर्षित करती है। मम्मी ने उंगली के इशारों से मना किया। उसके बढ़ते हाथ रुक गए। पार्टी के बाद मिलेगा ना मम्मी? हाँ मेरे लाल। मम्मी ने लाडले को सीने से लगा लिया। माँ का शरीर कितना गर्म है। सीने में उबलते हुए वो जज्बात चंसू से भाप निकलने लगे। मेरा राजा बेटा, अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वह जानता है मम्मी रात्रि के 12 बजे से पहले नहीं आने वाली। तब तक वह दुबक कर सो जाएगा। मम्मी पार्टी समाप्त होने पर बचा खुचा काम समेटेंगी। 2 निवाले खाएंगी या भूख नहीं है कहकर छुट्टी पालेंगी। उसे एक बार मम्मी ने इसी तरह किसी पार्टी में एक मिठाई खाने के लिए दे दी थी। उस दिन कितना शोर मचा था घर में। यूँ अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देना दोनों मामियों को कितना नागवार गुजरा था। उस दिन से मम्मी ने जैसे कसम खा ली थी, न कुछ उठाकर बेटे को देती थी, न खुद लेती थी। अपने ही माँ बाप के घर में, अपने लोगों के बीच में दोनों माँ बेटी किरकिरी बने हुए हैं। सिर्फ मांग में सिंदूर पड़ जाने से, एक बच्चे की माँ बन जाने से कोई कितना पराया हो जाता है। यही भाभी अंजलि की एक एक अदा पर न्यौछावर होती थी। उसको खिलाने पिलाने में आगे रहती थी। उन्हीं की नज़रों में वह ऐसा गिर चुकी हैं। मम्मी देखो, नई गाड़ी मेरे लिए। तुम भी चलो, खूब घूमेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा। सोम खुशी से बावला हो रहा था। अनिरुद्ध अपने बेटे को चमकता मुखड़ा निरेख रहे थे और अंजलि माँ बेटे के इस मिलन को किस प्रकार ले, हंसे या रोए। हंसना वह भूल चुकी है, और रोना इस आदमी के सामने जो इसके बेटे का बाप है ना, वह रोएगी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेगी।
वहाँ से भागना चाहती है। टूटी चप्पल, हाय रे समय का फेर। पति का कार स्टार्ट जा चुके थे। सोम का हिलता हाथ नजरों से ओझल हो गया था। वही टूटी चप्पल वहीं फेंक नंगे पांव घर लौट आई। माँ किताब पढ़ रही थी। भाभी अपने आप में मस्त, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं। वह बिस्तर पर कटे पेड़ के समान गिर पड़ी। हृदय की पीड़ा, आंखों में आंसू बन चले। बचपन से लेकर आज तक की घटनाएं क्रमवार याद आने लगी। अंजलि के पिता व्यापारी थे। अच्छा खासा खाता पीता परिवार था। दोनों भाइयों से छोटी अंजलि सबकी लाडली, सुंदर, संस्कारी। पिता के बाद भाइयों ने कारोबार संभाल लिया। भाभियाँ उस पर दिलो जान छिड़कती। भाई बहन का प्यार देख माँ फूली नहीं समाती थी। अंजलि रूपवती मिलनसार लड़की थी, लेकिन माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार, भाइयों के संरक्षण, भाभियों का दोस्ताना व्यवहार ने उसे कुछ ज़्यादा ही भावुक बना दिया था। निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास नहीं हो पाया था। आगा पीछा नहीं जानती थी। शायद यही सब उसके सर्वनाश का कारण बना, और इसी सब ने उसे आज इस विकट स्थिति में खड़ा कर दिया। अंजलि बड़ी हो गई। उसके लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों की और विवाह की तैयारी दोनों भाभियों की। माँ बेटी अंजलि के ब्याह के लिए चिंतित थी। भाइयों ने इसे गंभीरता से लिया और उसी दिन से शुरू हुआ उचित वर, घर की तलाश। घर वर दोनों मनोनुकूल मिलना आसान नहीं। कहीं लड़का योग्य तो घर कमजोर, कहीं घर समृद्ध लेकिन वर अंजलि की योग्य नहीं। इसी बीच गांव घर की बुआ अनिरुद्ध का रिश्ता लेकर घर आईं। वे कभी अनिरुद्ध के ग्रुप गुड़ का बखान करती, कभी उसके ऊंचे खानदान का और धन दौलत का। अंजलि छिप छिप कर सुनती, अपनी भाभी जीवन की कल्पना में डूबती उतराती रहती। रिश्ता पक्का हो गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। लेन देन में कोई कमी नहीं रह गई। वर पक्ष से कोई दबाव भी नहीं था। अनिरुद्ध के परिवार वालों को अंजलि भा गई थी। परिवार पसंद आ गया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा। अनिरुद्ध अंजलि पर जान छिड़कता था। मायके की तरह अंजलि ससुराल में भी सबकी लाडली बनी हुई थी। घर में सोम के आते ही अनिरुद्ध खुशी से झूम उठा। सास, ससुर, देवर, ननद ने अंजलि की बलैया ली। देखने वाले दंग। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। अंजलि को सभी हथेली पर रखते। बहू यह न करो, वह न करो। सासू माँ लाड लगाती, लो बहू तुम्हारे लिए। ससुर का हाथ फल, मेवों, अन्न, पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता। और अनिरुद्ध, वह बावला, अंजलि को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। दफ्तर से बार बार फोन करता। रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिशुओं की तस्वीरों से कमरा जगमगा उठा था। माँ व भाई अंजलि को लाने गए। सास ससुर ने हाथ जोड़ लिए। बेटी का सुख मान सम्मान देख माँ व भाई गदगद हो उठे। माँ व भाई चाहते थे कि जच्चगी मायके में हो। वहीं सास ससुर पति पल भर के लिए बहुओं को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। अंजलि दोनों पक्षों के दांव पेच पर मुस्कुरा उठती। अंजलि ने स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। माँ बनकर अंजलि निहाल हो उठी। जब देखो सोम को छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना सोम अपने वाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता था। अंजलि, बड़ा होकर सोम मेरी इंजीनियर तरह बनेगा। अनिरुद्ध की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगी, लोगों की सेवा करेगा। अंजलि हंस पड़ती। ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, यह मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे। कहीं नाना जैसा व्यापारी बना तो। नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हो कर हंसने लगती। हर्षोल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल। किसकी नज़र लग गई आज उसी सोम की जननी की, सुध किसी को नहीं है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सोम के जन्म के बाद तीसरे महीने की दिवाली का त्यौहार, और उस मनहूस दिवाली ने अंजलि व उसके सोम की जीवन धारा पलट कर रख दी। उस दिन घर बाहर खूब रंगो रोशन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवों, उपहारों का ढेर लग गया था। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फदी अंजलि पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अनिरुद्ध देर से लौटे। साथ में एक सुंदर युवती थी। अंजलि, यह मेरी कॉलेज की सहपाठी मीना है। अंजलि ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। मीना ने चुभती नज़र अंजलि पर डाली। कहाँ ढूंढा इतनी खूबसूरत पत्नी। अरे तुमसे कम ही है। अनिरुद्ध का मजाकिया स्वभाव था, किंतु अंजलि झेप गई। अनिरुद्ध के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को ठोस दी। मीना जितनी देर रही अनिरुद्ध से चिपकी रही। सुंदर वह थी ही। उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना अंजलि को जरा भी नहीं सुहाया। दिवाली, पूजन, हंसी मजाक, शोर शराबा, भोजन पानी करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूँगी, मीना बोली थी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अनिरुद्ध की आंखों की चमक अंजलि आज तक नहीं भूल पाई है। अगर वह पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञाता होती तो कभी भी अपने पति को उस मायावी के संग न भेजती। पति जब तक घर लौटे वह सोम को सीने से चिपकाए सो गई थी। फिर तो अनिरुद्ध अंजलि और सोम की ओर से उदासीन होता चला गया।
उसकी शामें मीना के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत होती। सोम में भी खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसकी। भोली अंजलि पति के इस परिवर्तन को भांप नहीं पाई। दिन रात सोम में खोई रहती। वह सोम को कलेजे से लगाए सुख स्वपन में खोई थी। एक दिन उसकी सहेली ने फ़ोन पर जानकारी दी, आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब? अब इतनी अनजान न बनो। तुम्हारे अनिरुद्ध का मीना के साथ क्या क्या चक्कर चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है? कैसी पत्नी हो तुम? दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा वो होटल जाते हैं, और तुम पूछती हो क्या मतलब? सहेली ने स्पष्ट किया, देख मुझे झूठी सच्ची कहानियाँ न सुना। वह अनिरुद्ध के साथ पढ़ती थी। अंजलि चिहुक उठी। पढ़ती थी न, अब अनिरुद्ध के साथ क्या गुल खिला रही है? मुझ पर विश्वास नहीं है? पूछ कर देख ले, फिर न कहना मुझे आगाह नहीं किया। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रख, वरना पछताएगी। सहेली ने फ़ोन रख दिया। अब अंजलि का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। सोम भी आज उसे बहला नहीं सका। वह छटपटा उठी। सहेली की बात किससे कहे, माँ जी से, पिताजी से, नाना? उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह सीधे अपने पति से ही बात करेगी। अनिरुद्ध ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध सदा से ही अपने रख रखाव पहरावे का विशेष ध्यान रखते थे। इधर कुछ भी ज़्यादा ही सचेत रहने लगे हैं। हरदम खिलखिले, प्रसन्न, अपने आप में मगन, घर में पाँव टिकते नहीं थे। भूल कर भी अंजलि को कहीं साथ घुमाने नहीं ले गए। सोम एक अच्छा बहाना था। अंजलि को कोई सिकवा भी नहीं था। अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थी, जहाँ उसका प्यारा पति एवं जिगर का टुकड़ा सोम, वहीं उसकी खुशियों में उसकी सहेली ने सेंधमारी की थी। वह बेसब्री से अनिरुद्ध की राह देखने लगी। रात गए, अनिरुद्ध लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने मूड में। खाना अंजलि को अपने इंतजार में देख उससे आश्चर्य हुआ। खा लिया है? वह बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। अंजलि ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज परफ्यूम का तेज भभका। अंजलि को यूं कोट थामते अपने लिए जागते देख अनिरुद्ध चौंका, क्योंकि सोम के जन्म के बाद से वह बच्चे में ही खोई रहती। वह रात में लौटता, उस समय वह सोम के साथ गहरी नींद में खर्राटे लेती मिलती। आज ऐसे तत्पर देख आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। परफ्यूम की महक ने अंजलि को दिवाली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू मीना के कपड़ों से उसकी दिन आ रही थी। सहेली ठीक कह रही थी। अंजलि उत्तेजित हो उठी। कहाँ खाए? पार्टी थी? कहाँ? होटल में? कुछ क्लाइंट आए थे? सच बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम मीना के साथ समय बिताकर खा कर आ रहे हो। अनिरुद्ध का चेहरा क्षण भर के लिए भाग पड़ गया, फिर मिठाई ठिठाई से बोला, अरे तुम कोई आपत्ति है? मेरी बातों का विश्वास नहीं? मीना के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के पिता हो। छी! अंजलि क्रोध से कांपने लगी। मीना पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है। वह तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला न जपी होती, तुम्हारी जगह पर मीना होती। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया। वह आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर मैं उसका साथ क्यों न दूँ? एक वह है जो मेरे लिए पलक बिछाए रहती है, और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। पति बेहयाई पर उतर गया। अंजलि के पांव तले जमीन खिसक गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। अनिरुद्ध का कहना था, तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं मीना को नहीं छोड़ सकता। तुम पत्नी हो और वो प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनना और पति के नाजायज रिश्ते को अनदेखा करना ही विवाहता का धर्म है? अंजलि इस कठक दलीली को कैसे बर्दाश्त करती। खूब रोई धोई अपने सिंदूर सोम का वास्ता दिया, सास ससुर से इंसाफ मांगा। उन्हीं ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, बेटे को ऊंच नीच समझाया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया। लेकिन अनिरुद्ध पर मीना के रूप लाउड़ का जादू चढ़ा हुआ था। अंजलि जैसे चाहे रहे, वह मीना को नहीं छोड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अंजलि को प्यार विश्वास का खंडित हिस्सा स्वीकार नहीं। पति पत्नी का मन मुटाव विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। अब अंजलि पति को समझाने में नाकामयाब रही। तब एक दिन सोम को गोद में ले मायके का रास्ता पकड़ा। सास ससुर ने समझाया, बहू अपना घर पति को छोड़कर मत जाओ। अनिरुद्ध की आंखों से पर्दा जल्दी ही उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु अंजलि का भावुक हृदय पति के लिए इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यवहारिकता से स्वतः अपरिचित वह इस घर में पल भर भी रुकने के लिए तैयार न थी, जहाँ उसका पति पराई स्त्री से संबंध रखता हो। उसकी खुददारी ने अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा। भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान बहू मुन्ने के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू माँ ने मनुहार की पहले अपने बेटे को संभाले। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा बहू, तुम उसकी पत्नी हो। इस प्रकार मैदान छोड़ने से बात नहीं बिगड़ेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने सोम का पेट भर सकूं। अंजलि एक झटके में
पति गढ़ छोड़ मायके आ गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूल सी बच्ची पर ऐसा अत्याचार! उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ, जेल की चक्की न पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभियाँ खूब चटखारे ले लेकर नंदोई के झगड़ा का वर्णन सुनाती। अंजलि अपना सारा आक्रोश, अपमान, कूठा, नमक मिर्च लगाकर बयान करते न थकते। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से अंजलि का साथ देते। सोम का भी विशेष ख्याल रखा जाता। फिर प्रारंभ हुई कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, वकीलों की ऊंची फीस, झूठे सच्चे उबाऊ, बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर जगहसाई, अंजलि और सोम का बढ़ता खर्चा, निर्णय की अनिश्चितता। भाइयों में झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभियाँ जैसे इसी मौके की तलाश में थी। वे अंजलि और सोम को नीचा दिखाने का कोई अक्सर हाथ से जाने नहीं देती थी। बूढ़ी होती माँ सिहर उठती। मेरे बाद इस लाडली बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया वे देख रही थी। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि अब की घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, बढ़ते खर्चे हैं। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर परिपक्वता बहन है और उसका बच्चा जो जबरन उनके गले पड़े हुए हैं। कानूनी लड़ाई में ही इस महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने सोमवार को अपने पिता से मिलने का मुकर्रर किया था। बाकी दोनों की अवहेलना को वह विस्तृत कर देता। अनिरुद्ध बिना नागा आखिरी रविवार की सुबह आते। अंजलि शाम को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं होती। सोम हाथ मिलाता, पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। अनिरुद्ध ने सोम को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। बच्चे के भविष्य के लिए। ठीक ही है, पापा के पास रहेगा, ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। वह एक प्राइवेट स्कूल की टीचर, 2000 रुपये कमाने वाली, उसे क्या दे सकती है? कोर्ट के आदेश से कहीं सोम उससे छिन गया, अपने पापा के पास चला गया, तब वह किसके सहारे जिएगी? किसी निर्धन से उसकी पोटली गुम हो जाए तो जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वही ऐंठन अंजलि के कलेजे में होने लगी। ना, मैं अपने बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग नहीं होने दूंगी। वह सिसकने लगी। स्वयं से जवाब सवाल करते हुए उसे झपकी आ गई। आंखें खोली तो पाया सोम आ चुका है। हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयों, उसके पसंद की चॉकलेट से लदा फंदा। घर वाले उन सामानों को हिकारत से देखते हैं। यह नफरत की बीज उसकी ही बोई हुई है। अंजलि सब कुछ छेड़छाड़ भागी न होती, उसकी गृहस्थी यूँ तहस नहस न होती। वह डाल से टूटे पत्ते के समान धूल चाट नहीं रहती। मम्मी तुम्हारे लिए। क्या? लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पलें। अंजलि भौंचा। क्या तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से खरीदा। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मम्मा, हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? अंजलि निरुत्तर थी। अंजलि ने चप्पलों की जोड़ी छट से छिपा दी। अगर पहनती है तो घर वालों की कटुक्तियाँ, और न पहने तब सोम की जिज्ञासा। दिवाली का त्यौहार आ गया। भाई भाभी सब परिवार खरीदारी में व्यस्त। वह सूखे होठ गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शायद घर लौट आए हैं लोग। इतनी जल्दी अंजलि ने दरवाज़ा खोला। सामने अनिरुद्ध। अंजलि स्तब्ध। घर में कोई नहीं था। उसकी जबान पर जैसे ताला लग गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगे? अनिरुद्ध के प्रश्न पर वह संभल चुकी थी। हाँ हाँ, आइए, परंतु इस समय घर में कोई नहीं है। सोम कहाँ है? वह अपनी नानी के साथ पार्क गया है। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है। अंजलि समझ नहीं पा रही थी वह क्या कहे। इस विषम परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार न थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी, उससे ऐसी झिझक, थोड़ी सी बेवफाई और कानूनी दांवपेंच ने दोनों के बीच गहराई खोद दी थी। अंजलि, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। होना भी चाहिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। दीवारी रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागता रहा। अपनी पत्नी के निश्चल प्रेम के सागर को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और सोम को लेने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जाऊँगी? मीना के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आक्रोश आंखों से बह निकला। मीना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अब अपनी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रह सकता। किंतु मेरी माँ, भाई, कोर्ट कचहरी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, भाई को क्यों ऐतराज़ होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ। और रहा कोर्ट कचहरी, लो तुम्हारे सामने ही सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा एवं प्यार पर ही दाम्पत्य की नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जता पाया। बाहों का सहारा दे अपने पास खींच लिया होता तो मैं मीना में अपनी खुशियाँ नहीं तलाशता।
सच है कि मैं भटक गया था, किंतु यह न भूलो, भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पा लेता है। अनिरुद्ध ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों की मार से आहत अंजलि इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति के हृदय से जा लगी। अनिरुद्ध, अंजलि और सोम दिवाली के दिन जब अपने घर पहुंचे, एक साथ लाखों दिए जल उठे। दिवाली की खुशी द्विगुणित हो गई। उनका उजड़ा संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था। धन्यवाद आप सबका।